कल वाले टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है रिवीजन किया कि नहीं है? इसका नाम तो बताया कौन सा? ट्रांस हिमालय में वहां की रेंज बनी थी, कौन सी थी? इंडियन हिमालय। इनके बीच में एक बाउंड्री थी, ठीक है। उसके बाद ये जाके ग्रेटर हिमालय या इसी को बोलते हैं इनर हिमालय। इसके बाद आपके मिडिल हिमालय आते हैं और मिडिल हिमालय के बाद शिवालिक। कलर समझ में आ रहा है क्यों ऐसा रखा है? ये दोनों के बीच में क्या कोई बाउंड्री थी? नहीं थी। इन दोनों के बीच में बाउंड्री बनती है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखा था कि एक यहाँ पे एक बन रहा था बाउंड्री, जिसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। और फिर इसके बाद इसी का एक एक्सटेंशन था अरावली, और अरावली के बाद एक बाउंड्री बनती है जिसको बोला जाता है एक्चुअली एक और रेंज था यहाँ पे, इसको क्योंकि पहले आपके जो मिडिल हिमालय थे वो तो बन गए थे, है ना। उसके बाद इसमें और जब इंटेंस फॉल्टिंग हुई थी तो कुछ रेंजेस बने थे, है ना, याद आ रहा है। ये दोनों मिलाकर के मिडिल हिमालय कहला रहे थे, और यहाँ पे एक आपका बाउंड्री बन रहा था जिसमें हम लोग रिकम्बेंट फोल्ड पढ़ रहे थे, रिवर्स फॉल्टिंग जिसमें पढ़ रहे थे, नेपियर रूट वाला, याद आ रहा है। तो ये था आपका मेन बाउंड्री, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और इसी के बाद शिवालिक जब बनने वाले थे तो यहां पर एक फॉल्ट डेवलपर जिसको हम लोग बोल रहे थे मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है। और इसके बाद आपके शिवालिक बने, और शिवालिक के बाद आपको पता है क्या है, शिवालिक के बाद क्या है, इंडो गैंगेटिक प्लेन। और इसको थोड़ा सा ऐसे बनाओ, ठीक है।
और यहाँ पे एक और फॉल्ट लाइन डेवलप हुई जिसे बोलते हैं हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ये क्यों बता रहा हूं मैं, इसको ऐसे समझिए कि ये वाला जो रीजन है ये आपका बिहार का जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है उसके नीचे मौजूद है ये फॉल्ट, ठीक है। तो इसीलिए आप अभी लेटेस्ट सुन रहे होंगे लेटेस्ट में कि बहुत अर्थक्वेक की घटनाएं सुनने में आ रही है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये इसी कारण से क्योंकि वो फॉल्ट जोन पे है, ठीक है। इसके बाद आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन डेवलप हो गया। अभी मैप को याद रखने का यही सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्रॉस सेक्शन बना लिया। अब जैसे ये हमें पता है कि ये आपका ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय में क्या है, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, ठीक। उसके बाद 5 रेंजेस है लाइन से, आपका आ जाता है तिथियन हिमालय, इसमें क्या था, जांस्कर, और उसके बाद आपका ग्रेट हिमालय आ जाता है, ठीक है। ग्रेट हिमालय आपको मैप में एटलस में लिखा हुआ दिखाई देगा, बहुत सारी रेंजेस है इसमें। ग्रेट हिमालय के बाद आपके मिडिल हिमालय डिसकंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि आप इसके 2 फॉल्टिंग हो रही है, एक इनके बीच में भी हो रही है और एक आगे भी हो रही है, तो इसीलिए डिसकंटिन्यूअस है। इसमें आपके इसको आप यहां पर लिख दो मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय। और इसमें कौन कौन सी रेंजेस हैं कोई बताएगा? तो यहाँ पर है आपकी पीर पंजल, धौलाधर और मसूरी, नागटिपा, कुमायूं रेंज जो है वो आपका बेसिकली मसूरी है, जो मसूरी है उत्तराखंड में वो कुमायूं कवर करता है मोस्ट पार्ट, ठीक है। मसूरी और नागटिपा मिलकर के पूरा आपका कुमायूं हिमालय बनाता है। उसके बाद आपका नागटिपा के बाद आ जाता है नेपाल वाला हिस्सा, महाभारत और अरुणाचल हिमालय, ठीक है। उसके बाद आपके शिमाली, फिर आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन, हाँ शिवालिक, ये है आपका इंडस सैंको जोन, ये आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट और हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, ठीक है। ये नहीं भी याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना आपको याद होना चाहिए कि डिवीजन कहां कहां पे है, तभी तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे अलग अलग। अब अगर इसको देखा जाए ट्रांस हिमालय, तो इसका ओरिजिन क्या है, वॉल्केनिक ओरिजिन है ना, तो ये हो गया वॉल्केनिक। उसके बाद अगर तिथियन हिमालय देखा जाए तो ये कैसा है, सेडिमेंट्री। उसके बाद आपका जो मिडिल हिमालय है ये कैसा है, तो जो क्रस्टल रॉक्स हैं उनसे बना है ना ये, जो भूपर्वती की चट्टानें हैं उनके मुंडे से बना है ना। और उसके बाद आपका जो शिवालिक है ये भी कैसा है, सेडिमेंट्री, इसीलिए कलर एक जैसा रखा है। ये आपका दोनों एक कलर का हो गया। ये तीनों एक जैसे रॉक हैं क्योंकि वो भी क्रिस्टल रॉक ट्रांस हिमालय जो बना है उसके बाद कारण बना है, ये भी आपका क्रिस्टल रॉक है, लेकिन इसमें सम सॉर्ट ऑफ आपको सेडिमेंट दिखाई देंगे, ठीक। क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि जब ये हिमालयन फ्लोरेरी हो गई थी तो उसके बाद कुछ रिवर्स तो आई नहीं होंगी, है ना, क्योंकि ये जो IGP है, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, कैसे बना, तो यहाँ देखिए जब आपका सपोज करो ये शिवालिक बन गया तो इसके भाई ये आपका क्रस्ट है, सपोज करो यहां पे जब शिवालिक बन गया तो इसका कुछ तो वेट होगा जिसके कारण इसने क्रस्ट को दबाया, प्रॉपर्टी को दबाया, तो अब ये हिस्सा ऐसा हो गया, ये आपका है शिवालिक, ठीक। लेवल तो ये है ना, तो अब यहां से जो रिवर्स निकली वो अपना डिपोजिशन कहां करेंगे, यही भी तो करेंगे, इसे बोलते हैं 4D,
ये जो डिप्रेशन बना है या फिर ये आप कह सकते हो ये जो गड्ढा बना है इसके प्रेशर के कारण जो बेंड हुआ है वहां पे जो सेडिमेंट इकट्ठा सेडिमेंटेशन होगा ये 4 डीप में ही तो होगा और यही आपका जो 4 डीप है ये क्या कहलाता है? इसमें जब सेडिमेंट भर गए तो इसी को हम बोलते हैं इंडो गैंजेटिक प्लेन। ठीक है, ग्रेटर और इनर हिमालय ये आपका है मिडिल हिमालय, दोनों मिडिल हिमालय है। अब इसमें देखिए ग्रेटर हिमालय और जो टिथिस हिमालय है इनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। लेकिन ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में कोई बाउंड्री नहीं है। यहाँ पे देखिए है ना, ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं क्योंकि ये दोनों तो कंपोजिशन इनका अलग अलग है, टिथिस हिमालय और इसका, तो ये हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लेकिन ये दोनों आपस में लगभग एक दूसरे से मिले हुए हैं, ग्रेटर हिमालय और ये, ठीक है। और इसके बाद इनके बीच में एक बाउंड्री आपको दिखाई देगी और इनके बीच में बाउंड्री दिखाई देगी, ये फॉल्टिंग, ठीक है। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा हो? अब मैप याद रखने का यही एक तरीका होता है कि आप कॉन्सेप्ट वाइज चलते जाओ तो आपको सारे रेंजेस याद होते जाएंगे, है ना। आपको अगर ये पता हो मैप में कि वो वहां पर क्यों है, कोई जगह अगर बनी हुई है तो वहां पर क्यों है, तो आपको समझ में आएगा। जैसे अगर आप डक्कन ट्रैप आप देखोगे तो डक्कन ट्रैप फैला हुआ मैंने बताया था मालवा तक, तो आप आसानी से आप नाम याद रख सकते हो कि डक्कन ट्रैप है, फिर आपका वही नीचे तक गया है तो रायलसीमा वही बनाएगा आपका तेलंगाना प्लेटू, उसी से आपका निकला हुआ है मालवा प्लेटू, है ना, उसी का एक एक्सटेंशन है काठियावाड़ प्लेटू। और ये नाम कैसे याद होंगे? तो भाई जगह तो आपको पता ही होगी, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, है ना। अगर सिर्फ नाम आप जगह के देखोगे ना तो भूल जाओगे, लेकिन अगर उससे एसोसिएटेड कोई कॉन्सेप्ट भी आपको पता होगा, कोई फैक्ट पता होगा तो आप कभी नहीं भूलोगे, है। जैसे लिपू लेक पास है तो इससे एसोसिएटेड कोई फैक्ट बताएगा? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, लिपू लेक पास किस स्टेट में? लिपू लेक जगह उत्तराखंड में है ना। अब इससे एसोसिएटेड कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद आ रहा है? कैलाश मानसरोवर के लिए यहीं से तो रास्ता निकला हुआ है ना, तो अगर ये फैक्ट याद है तो ये नाम भी याद रहेगा। तो इसीलिए कुछ फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए। जैसे अब दरभंगा मैंने बताया कि वहां वह आपका अर्थक्वेक आ रहा है, तो क्यों आ रहा है भाई? फॉल्ट जोन पे है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट जो है आपका, एक फॉल्ट एक भ्रंश घाटी बना रहा है, तो वहां पर कुछ ना कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही होगी, तो वो नहीं भूलेगा दरभंगा वाला, है ना। अफ्रीका का आप मैप देखो, फिजिकल मैप अगर, तो जो वेस्टर्न कोस्ट है अफ्रीका का और ईस्टर्न कोस्ट है उसमें आपको डिफरेंस दिखाई दे देगा। क्यों? तब आप जब विंड्स के बारे में पढ़ोगे तो आप ऑन शोर और ऑफ शोर विंड्स के बारे में जानोगे कि ऑन शोर विंड्स कौन सी होती हैं, जो ओशियन से लैंड की तरफ जाए, उनमें ह्यूमिडिटी होती है। ऑफ शोर कौन सी होती है? जो लैंड से ओशियन की तरफ जाए, है ना। अगर इंडिया की बात करें, इंडियन पेनिनसुला की, तो जो हमारा ईस्टर्न घाट है वहां पर आप कोरोमंडल कोस्ट देखते हो, साउथ वेस्ट मानसून का वहां पर कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं हमें देखने को मिलता है, रेनफॉल वहां नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो विंड्स हैं वो कैसी हो जाती है? ऑफ शोर। अगर गर्मी की बात करें तो ऑफ शोर या फिर पैदल हो जाती है। लेकिन वहीं पर अगर ईस्टर्न कोस्ट की बात करें, ईस्टर्न घाट की, तो यहाँ पर ऐसी डायरेक्शन होती है, तो यहाँ ओशियन है ना, तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कैसी हो जाती है? ऑन शोर। तो यहाँ से वो मॉइस्चर लेकर के अरेबियन से इंटर करेंगी तो यहाँ रेनफॉल होगी। नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में जब आप पढ़ोगे तो वो जब आती हैं तो आप देखोगे कि वो ऐसे रहती हैं, ठीक। अभी यहाँ पे तो रेनफॉल को नहीं करती है, लेकिन इस वाले पोजीशन का देखिए कैसी हो गई, ऑन शोर हो गई ना ओशियन से, तो ये याद रहेगा कोरोमंडल कोस्ट, ऐसे नाम याद रहेगा कोरोमंडल कोस्ट का। अगर ये आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स जो है विंटर मानसून, ये आपका कोरोमंडल कोस्ट पे रेनफॉल कराती है, तो अब लॉजिक लगाओ कोरोमंडल किधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए या इधर होना चाहिए, है ना। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो नाम भी एसोसिएटेड जो है याद रखोगे आप, है ना। तो मैप याद रखने का यही तरीका है कि इसको आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ो, जैसे मैं जो नोट दे रहा हूँ उसमें जितनी जगह आ गई वो तुरंत मैप में देखा दो, जब मैप में देखोगे तो याद जाएंगे, वरना फिर भूल जाओगे बहुत जल्दी, तेजी से भूलता भी है ज्योग्राफी।
मिटा दिए? नोट कर रहा है क्या कोई भी? ये अरुणाचल हिमालय, अरुणाचल प्रदेश में भी तो है हिमालय, और अरुणाचल प्रदेश के बाद कुछ हिल्स ऐसे हैं जो पूर्वांचल बनाते हैं, ठीक है। तो ईस्टर्न हिमालय और पूर्वांचल इसीलिए अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है, अभी दिखाऊंगा, ठीक है। मिटा दें इसको। आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट पासेज भी निकालूंगा जो एग्जाम में आते हैं। तो अभी भी कोई दिक्कत आ रही है किसी कॉन्सेप्ट में? अभी तक काम लोगों का रिवीजन करते नहीं होंगे? रिवीजन की क्लासेस तो शुरू करना। हां, रिवीजन जो करेंगे। यहाँ पे तो रहते पॉसिबल नहीं, जब मैं अपनी जगह पहुंचूंगा नहीं, यहाँ नहीं कोई डायरेक्ट। आप लोग को एक मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, उसे खोल लीजिएगा, ठीक है। देखिए जो भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अब उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिएगा जब मैं पढ़ दूंगा, और जहां ना समझ में वो आप बताइएगा, आपको कहीं आप कुछ नोट नहीं करना है, ठीक है। फिगर जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं तुरंत बना दूंगा। सबने बोल दिया? तो क्या है पीडीएफ का नाम क्या है? ठीक है, मिला नहीं सबको? इंडो गैंगेटिक प्लेन आईजीपी, ठीक है। इंग्लिश में इसमें साथ आपने पढ़ दिया, ठीक है। तो हिंदी वाला करके मैं भेजूंगा इसका भी, और भी पुराना है पढ़ा हुआ। तो सबसे पहला आपका है ट्रांस हिमालयन रेंजेस, परा हिमालय जो पर्वत है, जो हम लोगों ने अभी देखा वो कहीं नहीं, वो फिगर मिटाना नहीं चाहिए, इंडो वाला ऑप्शन होता, कोई बात नहीं। तो एवरेज रिलीफ इसकी देखिए क्या लिखी हुई है, 4500 मीटर, 4500 मीटर इसकी एवरेज रिलीफ है। 35 से 40 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। जो ट्रांस हिमालय पहला जो हमारा रेंज था, ट्रांस हिमालय रेंज 35 to 40 किलोमीटर चौड़ा है। इवन जो तिथियन हिमालय है वो भी लगभग 40 किलोमीटर ही चौड़ा है, ठीक है। और उसकी भी जो एवरेज हाइट है वो 4000 मीटर ही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रक्चर और अपीयरेंस में ये दोनों एक जैसे हैं, दिखने में एक जैसे है, तिथियन हिमालय और ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे वो नोट कर लेना। ट्रांस हिमालय आपको कह रहा है पाकिस्तान से अरुणाचल प्रदेश तक कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस क्यों है आपको पता है? डाइसेक्टेड कौन सा है? बीच वाला, मिडिल वाला पार्ट, बाकी ऊपर ट्रांस हिमालय और शिवालिक कंटिन्यूअस है, ठीक है। स्ट्रक्चर में देखिए लिखा हुआ है वोल्केनिक रॉक, ज्वालामुखी चट्टानों से मिलकर के बना हुआ है, और इसमें भी सबसे ज्यादा ग्रेनाइट है, और ग्रेनाइट के साथ साथ इंटेंस प्रेशर और टेम्परेचर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स भी आपको दिखाई देंगे, नाइसेस। तो ग्रेनाइट और नाइसेस, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है लाई इन हायर लैटिट्यूड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा काराकोरम रेंजेस है या फिर जो ट्रांस हिमालय है, पोलर रीजन के बाहर सबसे बड़े बड़े ग्लेशियर आपको यही दिखाई देंगे। पोलर रीजन के बाहर सबसे बड़े बड़े ग्लेशियर आपको यही। अब आप मैप करो, मैप में निकालो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेट है, और जिसके पास नहीं मैप है तो वो शेयर कर लेगा आपस में। जब आपको बैठा करो आपका, ठीक है, स्पेशली ज्योग्राफी क्लास है,
तो दोस्ती वोस्ती भूल जाए करो, ये पूछा करो अगले से कि एटलस लाया हो नहीं, अगर आप नहीं लाए और जो लाया उसके बस में बैठो। तो जम्मू एंड कश्मीर वाला जब आप स्टेट मैप देखोगे तो उसमें जो आपका वेस्टर्न हिमालय पोर्शन है, जो पश्चिमी हिमालय है, आप देखोगे वो जनरली 30 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है उसके ऊपर है, 30 डिग्री अक्षांश के ऊपर हुआ हिस्सा आएगा, लगभग 40 डिग्री के आसपास आपको दिखाई देगा। नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री क्या बताता है इंडिया का, जो लैटिट्यूड है 37 डिग्री कुछ मिनट बताते हैं ना, 37 डिग्री, तो मतलब ऑलमोस्ट 40 डिग्री के आसपास आ रहा है, मतलब ये हाई लैटिट्यूड में है, तो इसका मतलब टेम्परेचर तो वैसे ही बहुत कम हो जाएगा। तो इसीलिए आप देखो जो ग्लेशियर्स हैं वो आपको व्हाइट पोर्शन दिखाई दे रहा होगा ऊपर, बहुत सारे ग्लेशियर्स लाइन से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ईस्टर्न हिमालय देखो, जो 30 डिग्री वाली जो लाइन है उसको ध्यान से देखो, उसके नीचे आ रहा होगा ईस्टर्न हिमालय पूरा। मैप में देख रहे हैं जो ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट, आप इसी पास बैठे हो, इसके पास तो वो 30 डिग्री के नीचे आ रहा होगा। तो इसीलिए लिखा गया है ट्रांस हिमालयन रेंजेस को कि दे लाई इन हायर लैटिट्यूड, हेंस कवर्ड विद एक्सटेंसिव ग्लेशियर्स, जो हिमनद होते हैं उनसे ये कवर्ड है। आउटसाइड पोलर जोन्स लार्जेस्ट ग्लेशियर्स आर फाउंड हियर, मतलब जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं उनके बाहर जो सबसे बड़े हिमनद हैं वो आपके यहीं बताए, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन है, साथ साथ में वो भी देखते जाना जो डॉक्यूमेंट मिला, इंडस सैंको सूचर्ड जोन, इट रिप्रेजेंट्स बाउंड्री जोन बिटवीन इंडियन पेनिनसुला एंड तिब्बत। कोई दिक्कत है इसमें? ट्रांस हिमालय और तिब्बत के बीच की जो बाउंड्री है वो ITSJD तो बना रही थी, अभी हम लोगों ने देखा था, इंडस सैंको सूचर्ड जोन। उसके बाद है हियर सूचरिंग बिटवीन टू प्लेट्स हैज अकर्ड। कौन कौन सा प्लेट है? नॉर्थ में आपका यूरोपियन या एशियन प्लेट है और नीचे आपका क्या है? इंडियन प्लेट है। तो suturing between two plates has occurred and it represented in presence of strongly metamorphosed volcanic rocks which represents island arc formed due to the sinking of Tethys floor। अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि जो टेथिस से अंडर सबडक्ट हो रहा था, है ना, जब वो सबडक्ट हो गया पूरा तो दो कॉन्टिनेंट प्लेट टकराए, तभी तो ये स्ट्रक्चर आकर के बना, तभी वो suturing हुई वहां पे। उसके बाद अगला है आपका, अच्छा इसमें और देखिए क्या लिखा हुआ है कि along with the presence of granite and gneiss, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फाइलाइट भी एक रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, वो भी यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। ग्रेनाइट इग्नियस रॉक हो गई, उसके बाद आपकी नाइट और फाइलाइट, ये आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। तो इन तीनों रॉक से मिलकर के बना हुआ है। तो फाइलाइट नाम याद रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है, जो MCQ बनते हैं मोर देन वन स्टेटमेंट क्वेश्चन। उसके बाद तिथियन हिमालय है। तिथियन हिमालय कौन सा था? जो ITSJ था उसके नीचे बना या उसके बाद बना, ठीक है। तो एवरेज रिलीफ यहाँ पर भी देख के लिखा हुआ 4300 मीटर, 4,300 मीटर, है ना। तो उसका भी अब जो ऊपर ट्रांस हिमालय था उसका भी रिलीफ देख के क्या लिखा हुआ था? 4500 मीटर, मतलब ये दोनों लगभग एक ही हाइट के हैं। एवरेज वेट इसकी भी देखिए 40 किलोमीटर की आसपास है, ठीक है। वहां पर भी 35 to 40 किलोमीटर। प्राइमरली मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। किसी को दिक्कत है? सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानों से क्यों बना हुआ है? जो तिथियन हिमालय है ये अवसादी चट्टानों का बना हुआ है, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? उसके बाद है which escaped metamorphism and hence marine fossils are found in rocks। अब देखिए ये बहुत बड़ी पहेली है, ये आप तक सॉल्व नहीं हो पाई है कि जो आपका तिथियन हिमालय है, अगर भाई आप ट्रांस हिमालय में देख रहे हो कि मेटामॉर्फिक रॉक में मिल रहे हैं क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो तिथियन हिमालय में भी तो सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फाइज होने चाहिए थे, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ आप तक किसी को नहीं मिला? प्रेशर तो इसमें भी था ना, इंटेंस फोल्डिंग तो इसमें भी हुई थी, लेकिन यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक से मिलते हैं, तो ये उस चीज से बच गया, मेटामॉर्फिक स्टेज से बच गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि मैरीन फॉसिल्स भी यहाँ पर इसलिए मिलते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि टेथिस सी जो था वही तो पूरा टेथिस फ्लोर था, तो जो आपके ओशियन या मैरीन इकोलॉजी होती है, फोना फ्लोरा होता है, वो भी मौजूद होगा जब फोल्डिंग हुई होगी, तो उसके फॉसिल्स यहाँ मिलते हैं। अगर ये पूरी तरह से कायांतरित हो गया होता तो क्या ये मिलते हैं? सब फॉसिल्स हमें नहीं मिलते, तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है एंड बिटवीन देम एंड ग्रेट हिमालय
मतलब टिथियन और ग्रेट हिमालय के बीच में ये हुआ जो मरीन फॉसिल्स हैं फाउंड होते हैं, एंड दे लुक लाइक ऑलमोस्ट अटैच्ड टू द ग्रेट हिमालय। ठीक है, एक फ्यूचर जोन है। हां, इस वाली बात एक बार बता दें कि प्रेशर वहां भी लगा था अभी जो आप कह रहे हैं। जैसे जब दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराए और सेडिमेंट्स या आर्किटेक्चरली मटेरियल जब फोल्ड या डिपॉजिट्स जब फोल्ड जो रिवर्स के द्वारा, तो वो डिपॉजिट जब फोल्ड होंगे तो काफी टाइम हो गया और लगातार कंप्रेशन तो चली जा रहा है, तो उसमें भी तो प्रेशर होना चाहिए था, उसमें भी तो मेटामॉर्फिक रॉक बनने चाहिए था, जो सेडिमेंटरी फॉसिल्स है वो काइंट्री तो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं है। ठीक है, आज भी वहां पे मरीन फॉसिल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक पजल है आपके सॉल्विंग। उसके बाद आपका मेन रेंज आ जाता है ग्रेट हिमालय का, ग्रेट हिमालय रेंज। इसको मेन हिमालय कहा जाता है। आप देखो एवरेज एल्टीट्यूड इसका कितना है, 6000 मीटर। मतलब अगर आप जल्दी से मैप में देखो, साउथ अमेरिका का मैप करो, साउथ अमेरिका में माउंट कोटापेक्सी देखो कितना ऊंचा है, और नॉर्थ अमेरिका में माउंट मैकिनले कितना ऊंचा है। साउथ अमेरिका का फिजिकल मैप आप खोलिए और नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप उसके बाद खोलिएगा, और दोनों में देखिए नॉर्थ अमेरिका के हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनले या देनाली, आपका अलास्कन रेंज ऊपर जो है उसमें वो मौजूद है नॉर्थ अमेरिका वाले। और साउथ अमेरिका में माउंट कोटापेक्सी देखिए कितना ऊंचा है, माउंट कोटापेक्सी। हाँ, 6194 किसकी हाइट है? नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है, मतलब रॉकीज जो माउंटेन सिस्टम है उसकी हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनले, लगभग 6000 मीटर की। ठीक है, और साउथ अमेरिका वाला देखो माउंट कोटापेक्सी 5000 कुछ है, वो भी एक वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है। तो अब आप बताओ कि इनकी हाईएस्ट पीक कितनी ऊंची है, और ये जो आपका ग्रेट हिमालय है इसका एवरेज एल्टीट्यूड इतना है। तो 6000 मीटर का इसका एवरेज है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इतना ऊंचा होगा पूरा माउंटेन। ठीक है, इसके बाद अगर इसकी लिथोलॉजी की बात करें कि माउंट कोटापेक्सी और उन जगहों का मार्क भी कीजिएगा, एड्रेस में जो एड्रेस नहीं आया आप अलग से नोट कीजिएगा, घर जाके मार्क कर लीजिएगा। हाँ, मुझे लग रहा है हाईएस्ट पीक है ना, और कोई है क्या नाम है? हाँ, एक बताओ, एक मुआना क्या है? तो ये लिख लीजिएगा, साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है अकाउंटा। इसकी हाईएस्ट पीक ऑलमोस्ट 6000 दिया है। ठीक है, 7000 के क्रॉस है, लिख लीजिएगा हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका की माउंट मैकिनले है, अलास्कन रेंज में है, और इसको माउंट देनाली भी कहा जाता है। ठीक है, 7000 है, तो मतलब आप समझ सकते हो कि इसकी ग्रेट हिमालय की भी एवरेज हाइट नहीं है 6000 पे, इतना ऊंचा है ना। ग्रेट हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है आप लोगों को बताओ? माउंट एवरेस्ट 8850 से 8845। इसके अलावा कंचनजुंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड ये कौन सी है, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड K2 माउंट बॉडीनास K2। और अगर पूछा जाए हाईएस्ट पीक इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है आपसे। अगर पूछता है हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय या हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, तो एवरेज सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, राइट? वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक होगा वो भी तो हिमालय नहीं है, ये भी तो केटू है। अगर आपसे पूछा जाए इंडियन हिमालय का हाईएस्ट पीक कौन सा है, इंडियन हिमालय, ये क्वेश्चन है, तो वो है आपका कंचनजुंगा। ठीक है, केटू फ्रांस हिमालय, लेकिन है तो हिमालय नहीं ना। अगर आपका सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय से लिखेगा तो आपका आंसर केटू ही है, लेकिन अगर इंडियन हिमालय वहां कह दिया तो आपका हो जाएगा
यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है एमसीटी में। हाँ नहीं, मैंने आपको देखिए यहाँ बोले इंडस सैंको सूचर जो इसके पीछे आपका काराकोरम है, इसी के पीछे आपका लद्दाख भी है, ध्यान रखिएगा। तो काराकोरम लद्दाख है पार्ट ऑफ दी ट्रांस हिमालय परा हिमालय, भारतीय हिमालय जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडियन हिमालय कैसे बना? जब इंडियन पॉपुलेट आकर के टकराई और जब इसके सेडिमेंट फोल्ड हुए, ठीक है, वो पीछे था, वो वोल्केनिक ओरिजिन का है। जो केटू है आप कह सकते हैं डिस्टिंक्ट वोल्केनिक है। अब ये वोल्केन नहीं रहा, पहले वोल्केन इंडिया के हाईएस्ट पीक अगर पूछा जाए, हालांकि अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो कभी भी आपको ऑप्शन है उसमें केटू कंटिन्यूआ दो आपने दे ही, क्योंकि लोग वो डालेंगे उस पे मतलब क्या कहते हैं ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हैं, लेकिन है वो इंडियन हाईएस्ट पीक है, ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है। क्लियर है? उसके बाद इसी में आप देखो लिखा हुआ है मेन सेंट्रल थ्रस्ट एमसीटी। मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द थ्रस्ट जोन और रिवर्स क्वालिटी मेड अप ऑफ सिल्ट, ग्रेनाइट एंड फायर। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट आपको याद आ रहा होगा जो कि ग्रेट हिमालय के बाद बन रहा था एमसीटी, है ना। उसके बाद आपका है मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय। अब मिडिल हिमालय और जो ग्रेट हिमालय है इनके बीच में कोई ऐसी बाउंड्री नहीं दिखाई देती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कई बार कहा जाता है कि जो एमसीटी हम लोगों ने मिडिल हिमालय और एक और रेंज के बीच में बनाई थी, है ना, उसको बोला जाता है कि ये मिडिल हिमालय मतलब ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में बनी मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कई उसमें ये लिखा हुआ है। इवन आप एनसीईआरटी देखोगे तो आज मैंने देखा एनसीईआरटी में जो आपका इंडस सैंको सूचर जो है उसको काराकोरम और लद्दाख के बीच में बनाया गया है। लेकिन आपको पता है क्या सही क्या है, इसमें करेक्शन भी कर सकते हो। काराकोरम लद्दाख और जास्कर के बीच में इंडस सैंको सूचर। कई जगह आप देखोगे कि कोई इंडस रिवर जो है वो लद्दाख और काराकोरम के बीच से निकाली गई है, ऐसा नहीं है ना। इंस्पेक्टर क्या तो ये आपकी इंडस रिवर है। इंडस रिवर के ऊपर आप देखोगे तो कौन सा रेंज है? लद्दाख, और लद्दाख के ऊपर क्या है? और इसके नीचे आप देखोगे तो क्या मिलेगा? यही तो है। और फिर जांस्कर के बाद आप ये जांस्कर हो गया, इसके बाद आपका इधर पीर पंजल, धौलाधर, है ना, और फिर आगे कंटिन्यू कर दो मसूरी नाथ के पास। इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज है नॉर्थ टू साउथ याद है किसी को? इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है वो नॉर्थ टू साउथ अगर पूछ लिया जाए तो सबसे ऊपर आपकी इंडस हो गई, इंडस के बाद तो आप देखोगे कुछ ऐसा झेलम हो गई, फिर चेनाब, रावी, और एक्चुअली चेनाब जो है वो इसी में मिली हुई है, ऐसा है ना। रावी और फिर आपकी है सतलुज, सतलुज के ऊपर है बीच, यही तो है। झेलम जो नदी है वो आपकी जो कश्मीर वैली है वहां से भी होकर के निकलती है। तो जो कश्मीर में कलेवा बनते हैं जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं सैफरॉन की कल्टीवेशन के लिए, तो ये जो झेलम रिवर है वहां पे वैसा फीचर का डेवलपमेंट किया है, इसमें कलेवा फॉर्मेशन, ठीक है, वैली ऑफ कश्मीर जिसमें बोलते हैं। आगे आ जाएगा। उसके बाद इसमें देखिए, हाँ, इंडस सैंको सूचर, जो सैंको ब्रह्मपुत्र का ही नाम है तिब्बत में। इसके द्वारा ट्रांसफर, हाँ, इसके द्वारा ट्रांसफर, हाँ, सर ये जास्कर इसमें नहीं आता ट्रांसफर, नहीं ये लिखा हुआ है किताब में ट्रांस हिमालय का, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जास्कर आपका इंडियन हिमालय का पार्ट है, मतलब बिलो है इंडस सैंको सूचर जो, वही मैं आप देख रहा हूँ एनसीईआरटी में गलत, फिर वहां पे करेक्शन कर लो, हाँ करेक्शन कर लो, हाँ कर लो। तुम्हारी बुक में कौन सा इसका तो ऑथेंटिक है ना, हाँ वही ऑथेंटिक है, ठीक है। जहां पे मैं डाउटफुल होता हूँ वो आपको ही पता चल जाता है। तो लेसर हिमालय देखिए, लेसर हिमालय मिडिल हिमालय बोलते हैं, आप देखेंगे कि एल्टीट्यूड इसका देखिए 3600 से लेकर 4200 मीटर।
और ध्यान रखिएगा ये हिमालय का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, जो लेसर हिमालय या जिसको बोलते हैं मिडिल हिमालय, सबसे वाइडेस्ट पार्ट, सबसे चौड़ा है, ठीक है। 80 किलोमीटर इसकी लेंथ है और आगे जैसे जैसे बढ़ेगा इसमें तो ये नैरो होता चला जाता है, ठीक है। वेरी सिमिलर टू मेन हिमालय। मेन हिमालय का मतलब आपके कितने हिमालय हैं उनके, सॉरी जो आपका वो है ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय कहीं सिमिलर है, इसलिए कलर कोडिंग लगभग सेम थी हम लोगों ने, ठीक है। और ये भी आपका लिखा हुआ है अनफॉसिलिक सीरस, मतलब फॉसिल्स ना के बराबर है इसमें भी, फॉसिल्स का मतलब जीवाश्म, ठीक है। और मेटामॉर्फोज क्रिस्टलाइन रॉक्स विद प्रेजेंस ऑफ मेटामॉर्फोज सेडिमेंट्री रॉक, मतलब इसमें आपको दोनों फीचर देखने को मिलेंगे। मिडिल वाला कल ये बात की थी कि पार्शियली ये मेटामॉर्फोज है और पार्शियली सेडिमेंट्री है, इसमें आपको इमेज रॉक देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद मेन बाउंड्री थ्रस्ट एमबीटी जो बनाई थी, जोन ऑफ रिवर्स क्वालिटी मेड अप ऑफ स्ट्रांगली मेटामॉर्फोज रॉक, ठीक है। तो मेन जहां यहां पे फॉल्ट वाला ये थ्रस्ट बन रहा है वहां आप देखोगे कि ये इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जब आपके नेटी और रूट जो बनता है ऊपर हो जाता है ना, कोल्डिंग होता है ना, जो नेटी होता है, तो उसके कारण इंटेंस प्रेशर के कारण आप कह सकते हो कि वहां पे मेटामॉर्फिक आयतन ज्यादा होती है। उसके बाद आपका शिवालिक है, सब हिमालयन जोन, इसका एवरेज एल्टीट्यूड आप देखोगे सबसे कम हो गया है 1300 मीटर के क्रॉस, एवरेज एल्टीट्यूड 45 किलोमीटर की है वेस्ट में, और ईस्ट में है 8 किलोमीटर, मतलब हिमालय जैसे जैसे वेस्ट टू ईस्ट जाता है तो ये ऐसे नैरो होता रहता है। सेडिमेंट्री फॉर्मेशन इसका लाइक एशियन हिमालय, फॉसिलिक फेरस है ये, इसमें फॉसिल्स आपको मिलेंगे, इसमें मैरीन फॉसिल्स भी आपको मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, और फ्रेश वाटर के भी फॉसिल्स मिलते हैं, तो इसको समझिए ये साइन हो सकते हैं। आपको कल याद होगा कि जब इंडियन पेनिनसुला ऊपर से आ रहा था तो सबसे पहले ये अगर आपका एशिया है, ठीक है, तो यहां पर जब ये टकराया कोतवाल हिस्सा इसका है ना, कोतवाल पिरामिड जब ये टकराया, इसको और थोड़ा सा बनाते हैं, तो ये जो हिस्सा खुला रहेगा तो इसमें किसका इंक्रोचमेंट होगा, आसपास जो ओशियन है ना, तो जब यहां पे इसका इंक्रोचमेंट हुआ तो ये कुछ बाद में ऐसा हुआ, तो अब यहां पे पहले ओशियन डेवलप होगा तो मरीन फॉसिल्स भी होंगे, ठीक, और जब ये पूरा क्लोज हो जाएगा तो मरीन फॉसिल्स ऊपर आ जाएंगे और उसके बाद रिवर्स निकलेंगी, तो रिवर्स अपना सेडिमेंट पाएंगे जो कि फ्रेश वाटर ग्लेशियर ओरिजिन की रिवर्स होंगे, तो वहां पर आपको दोनों टाइप के फॉसिल्स मिलेंगे, मरीन फॉसिल्स भी मिलेंगे और जो आपके फ्रेश वाटर फॉसिल्स हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। तो अगर बहुत ज्यादा डीप में पूछेगा तो इतना ही पूछेगा वो कि मरीन फॉसिल्स और फ्रेश वाटर फॉसिल्स आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, तो आपके शिवालिक ही है, इसीलिए आप कह सकते हो यहाँ फ्रेश वाटर भी मिलता है, क्योंकि आप देखोगे कि जो इससे पहले के जो रिवर्स डेवलप हुए है ना, वो तो फोल्डिंग हो गई, वो ऊपर हो गए, लेकिन बाद में यही शिवालिक की जो रिवर्स है यही तो बाद में एक्सटेंसिव आप कह सकते हो गंगा प्लेन बना रही है, इंडो गैंजेटिक प्लेन, तो अभी इसके फॉसिल्स तो हमें वहां पे मिल जाएंगे ना अलॉन्ग विद मेरीन फॉसिल्स, तो इसीलिए दोनों यहाँ पे आप कह सकते हो पाए जाते हैं। इसके बाद कंटिन्यूअस है आपके शिवालिक में जाता है वेस्ट टू ईस्ट, इसके ऊपर आपका मिडिल हिमालय टूटा हुआ डायसेक्टेड है, उसके ऊपर आपका कंटिन्यूअस काराकोरम है। They are separated from the Himalayas by tectonic valley। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था यूपीएससी में कि जो डून्स होते हैं, देहरादून याद है ना, जो डून्स होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, तो वो टेक्टोनिक वैली होते हैं, टेक्टोनिक ओरिजिन के होते हैं। कैसे, इसको आइए देखते हैं। ये आपका है शिवालिक, शिवालिक के बाद यहां पर है आपका इंडो गैंजेटिक प्लेन है ना, अब यहां पर इंडो गैंजेटिक प्लेन में भी तो सेडिमेंटेशन हो रहा है शिवालिक का, तो सबसे पहले कुछ सेडिमेंट्स यहां होंगे, फिर आगे सेडिमेंटेशन होगा, अभी इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। लेकिन आप देखिए शिवालिक और इंडो गैंजेटिक प्लेन के बीच में यहीं पर एक फॉल्ट है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, जो अभी हम लोगों ने फिगर पहले कहा था HFF। यहाँ पर अगर आगे आप ईस्ट में और बढ़ोगे तो दरभंगा जो फॉल्ट है ये भी मौजूद है।
तो शिवालिक और इनके बीच में ये जो HFS है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, और बल्कि इसको आप यहाँ पे हटाओ, जो डून की बात कर रहे थे ना, तो ये शिवालिक है, और शिवालिक के इधर कौन सा माउंटेन है? शिवालिक के बगल में मिडिल, और इनके भी बीच में एक फॉल्ट बना था, क्या नाम है उसका? मेन बाउंड्री फॉल्ट या थ्रस्ट। तो ये भी तो टेक्टोनिक हो गया। तो इनके बीच में एक वैली बन रही है। अब इसको और अगर बड़ा बनाओगे तो ये ऐसे आएगा, और बीच में एक वैली डेवलप हुई, और फिर ये आपका शिवालिक है। तो ये वाला जो वैली है, इसी को क्या बोलते हैं? दूध। हाँ, अरे मैं इधर से आ रहा हूँ। अब इधर आपका हो गया असम है, ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ये क्योंकि यहाँ पर इसीलिए मैंने आपको बताया कि मेन बाउंड्री फॉल्ट का सेंटर, क्योंकि आपको फिर समझने में मदद मिलेगी कि ये क्यों टेक्टोनिक ओरिजिन है, क्योंकि ये आपके फॉल्ट पे मौजूद है, ठीक है। तो वही यहाँ पर देखिए फॉल्ट लिखा हुआ है, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम हिमालय बाय टेक्टोनिक वैलीज, और ये टेक्टोनिक वैलीज वही डून्स है, ठीक है, which are locally referred as dunes. To their south, they are separated from Indo-Gangetic plain by a transition zone called Bhabar. ठीक है, तो इसको समझते हैं। ये आपके हैं शिवालिक। अब इधर से आ रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इधर काम। ये आपका शिवालिक। शिवालिक से जो रिवर्स निकलेंगे तो वो जो बड़े बड़े आपके सेडिमेंट्स हैं पहले, उनको पहले ही गिरा देंगे फुटहिल्स पे शिवालिक के, और जो आप कह लो कोर्सर सेडिमेंट्स पहले ही पहुंच रहेंगे, और जो फाइनल सेडिमेंट्स होंगे वो धीरे धीरे आगे करके बाहर ले जाएंगे, ठीक है। अब कोर्सर कौन से होते हैं, और आप कह सकते हो सबसे ज्यादा बाउल्डर्स सबसे बड़े होते हैं जो पत्थर बाहर के उड़ा रहे हैं। उसके बाद आप कह सकते हो कोबल्स, ठीक है, कोबल्स के बाद आप कह लो पेबल्स, इस पे नहीं बात चेक कर लेना। पेबल्स के बाद आपका हो जाएगा सैंड, फिर आपका आ जाएगा सिल्ट, और फिर आपका हो जाएगा क्ले। क्ले मतलब मिट्टी, सैंड मतलब बालू, सिल्ट मतलब बालू से थोड़ा बड़ा, ठीक है। बोल्डर्स बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, ठीक है, बोल्डर्स। उसके बाद आपके इससे छोटे होंगे वो हो जाएंगे कोबल्स, या कोबलर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, कोबल्स कहते हैं। और फिर पेबल्स छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, ठीक है। सैंड तो आपको पता है एकदम फाइनल जो छोटे छोटे ग्रेनुल्स हैं, उसके बाद सिल्ट और फिर क्ले। तो ये है साइज के हिसाब से। तो ये तीनों बाउल्डर्स, कोबल्स और पेबल्स, ये तीनों यहाँ सबसे पहले जमा होंगे कि नहीं होंगे? फुटहिल्स पे होंगे ना जमा। इसी को बोलते हैं भाबर रीजन। इसकी खासियत क्या है, विशेषता क्या है कि यहां पर जो भी सेगमेंटेशन होगा इसमें परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, पोरस होंगी, पोरोसिटी की याद होगी। क्यों, कोई बताएगा? क्योंकि बड़ा साइज है तो जो वॉइड्स हैं वो बड़े। समझ में आया कि नहीं कि क्यों इसकी परमिएबिलिटी ज्यादा है या क्यों इसकी पोरोसिटी ज्यादा है? पोरोसिटी का मतलब, परफोरेशन का मतलब होता है कि अगर मैंने यहाँ पे पानी डाला तो वो नीचे निकल जाएगा। ऐसा क्यों होगा कि ये है आपके बॉर्डर, तो ये आपको बीच में दिख रहा है। सपोज करो कि ये तीन बॉर्डर है, तो ये बीच में आपको जो एरिया दिख रहा है ये क्षेत्र का काम करेगा। तो जो भी पानी अगर यहां से कोई रिवर आएगी तो वो यहां पर दिखाई देगी क्या? वो यहां से नीचे चली जाएगी, पूरी अंडरग्राउंड ले जाएगी रिवर। तो जो स्ट्रीम्स होती है, रिवर स्ट्रीम्स, वो यहां पर डिसअपियर हो जाती है। ये बात क्लियर हो रही है? तो जो भाबर रीजन है वो क्या एग्रीकल्चर के लिए ठीक है? रहने के लिए क्या ठीक है? क्योंकि आप देखोगे कि जो बाउंडर्स होते हैं बड़े बड़े, जैसे मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उससे आप चल नहीं सकते। जो पत्थर होते हैं थोड़े बड़े साइज के, आप चल नहीं पाओगे, पैर में दर्द हो जाएगा।
पूर्णागिरी कौन कौन गया यहाँ से? पूर्णागिरी कोई नहीं गया? अच्छा, पूर्णागिरी जब कोई जाता है टेम्पल है तो वहां पर एक प्रथा है कि पूर्णागिरी जाओ तो आपका वो माता जी का टेम्पल है, फिर एसोसिएटेड उसी से लगा हुआ एक भाबर रीजन से जाता हुआ एक रास्ता है जो कि आता है महादेव के टेम्पल। तो ये कहा जाता है कि जब तक वहां दर्शन नहीं कर लोगे तब तक आपका कोई भी मनोरथ पूरा नहीं होगा। तो भाई मैं गया पूर्णागिरी, तो ये पता चला, मैंने कहा विवाह जाएगा, तो मैंने कहा चल लो, लेकिन शर्त ये होती है कि फिर पूर्णागिरी टेम्पल से नंगे पांव जाना रहता है, तब आपका मनोरथ सिद्ध होगा। तो सभी नंगे पांव जा रहे थे, हम भी चल दिए, और वो पूरा ऐसे ही रास्ता था, पूरे नीचे नदी बह रही है, लेकिन फिर वो चलते ही बन जाता है। तो इतना ज्यादा रफ ट्रेन था वहां, ठीक है। तो ये आपका भाबर रीजन हो गया। भाबर रीजन के बाद ये नदी वापस रीअपियर हो, ये आपके अगर 3 बड़े बड़े गोलाकार पत्थर है। अब ये गोलाकारी क्यों है, ये किसने नहीं पूछा? गोलाकारी क्यों? क्योंकि नदी वहां पे आ रही है ना, तो सबसे फाइनल स्टेप है ना, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, एट्रिशन कहते हैं ना सर, एट्रिशन के थ्रू ये कट ऑफ होता है। तो वो टेंजेंशियल कट ऑफ होता है। जैसे ये है, सपोज करो ये है, तो पहले ऐसे काटेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना, तो ये गोल हो जाते हैं। तो इस कारण से ये आपका समझ में आया कि नहीं? बोल आप भी पूछ रहे थे। उसके बाद भाबर रीजन के बाद ये जो रिवर यहाँ डिसअपियर हुई थी, ये दोबारा अपीयर होगी, ठीक है। तो ये रिवर यहाँ पे अपीयर होकर के अपने साथ इससे जो फाइनल सेडिमेंट्स है उनको डिपॉजिट करेगी। तो यहाँ पर आप कह लो, इसको और आगे बढ़ाते हैं तो अब सपोज करो यहां से भी रिवर आ रही है, तो यहां पे हम इसकी वैल्यू कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो रिवर के दोनों तरफ एक प्लेन डेवलप हुआ है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? फ्लड प्लेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? फ्लड प्लेन, बाढ़ क्षेत्र। हाँ, अभी नहीं, बाढ़ क्षेत्र अभी भी नहीं, बाढ़ क्षेत्र ही बोलते हैं, बोल तो रहा हूं बार-बार। तो ये आपका हो गया फ्लड प्लेन, ठीक है। अब ये जो फ्लड प्लेन है, रिवर ने काटना शुरू किया स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये फ्लड प्लेन डेवलप हो गए दोनों तरफ। इसमें जो अपर फ्लड प्लेन है आपका, जो ऊपर वाला फ्लड प्लेन है, यहां पर साइड में रिवर की प्रॉपर्टी होती है कि जब नदी बहती है तो वो दोनों तरफ सेडिमेंट जमा करती हुई जाती है, ठीक है। तो यहां पर एक फाइनल सेडिमेंट जमा होंगे, तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? तराई। ये फर्टाइल होगा कि नहीं होगा? फाइनल सेडिमेंट्स हैं और पानी भी मौजूद है, तो यहाँ पर जो कल्टीवेशन है, आप कह सकते हो जो बहुत ज्यादा वाटर नीडेड क्रॉप्स होते हैं लाइक शुगर की, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर नॉर्थ इंडिया या फिर हिमालयन रीजन की बात करें तो शुगर केन कल्टीवेशन के लिए रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तराई, क्योंकि पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। यहाँ मेरठ में तो गन्ना बहुत नहीं बनाया जाता है, तो आपको पता होगा कितना टाइम लगता है फसल तैयार होने में? 1 साल लगता है। किसके हैं गन्ने के खेत? साल में 2 बार होता है। तो आप बताइए आपके यहाँ कितने? है ना, इवन 1 साल बाद 15 महीने भी लग जाते हैं, 15 डेज भी लग जाते हैं अगर अच्छी फसल आपको तैयार करनी है, और पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। यही रीजन है कि महाराष्ट्र में भी शुगर कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता था। इवन एक टाइम ऐसा आ गया था कि वैसे तो यूपी है शुगर केन कल्टीवेशन में हाईएस्ट, लेकिन महाराष्ट्र में भी इतना ज्यादा माना जा रहा था कि शुगर वहां पे हाईएस्ट हो गया था। शुगर प्रोडक्शन हाईएस्ट महाराष्ट्र में हो गया था, यूपी सेकंड नंबर पे आ गया था। तो महाराष्ट्र में कुछ एरिड रीजन है, सेमी एरिड रीजन, मराठवाड़ा हो गया, आपका विदर्भा हो गया, है ना। तो मराठवाड़ा रीजन में सबसे ज्यादा कल्टीवेशन किया गया, इसीलिए वहां पर जो वाटर टेबल है वो कम होने लगा, तो इसीलिए वहां पर रोक लगा दी गई है। आपने सुना होगा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप हुआ, है ना। तो इसीलिए क्योंकि शुगर केन बनने लगा तो उसके लिए मिल्स लोग लगाने लगे शुगर बनाने के लिए, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा प्रोडक्शन शुरू हो गया।
लेकिन फिर से यूपी अपना नंबर 1 पे आ गया क्योंकि वहां पर रोक लगा दी गई, क्योंकि ये वाटर बहुत ज्यादा खींच लेता है। अब तराई के बाद ये जो बेड बचे रिवर के, इनको भी तो नदी और काटेगी। सपोज करो यहाँ पे बह रही है, अब धीरे धीरे जब टाइम जाएगा तो यहाँ पे काटना शुरू करेगी, ठीक। उसके बाद ये जो एक लिमिटेड एज है इसको छोड़ देती है एक समय के बाद। क्यों? क्योंकि अभी भी देखा जाए तो यंगर स्टेज में ही तो है रिवर, हिमालयन एरिया में ही तो है यंगर स्टेज में। और आपको पता है कि अगर यूथफुल स्टेज में रिवर होती है तो ज्यादा कटिंग कैसी करती है? वर्टिकल, है ना। तो इसीलिए आपको कुछ समय बाद या कह लो अब अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो ये ऐसा दिखाई देगा। अब यहां पे आप देखिए एक सीढ़ी नुमा आकृति आपको दिखाई देती है, ऐसा, ठीक है। किसी को बोलते हैं रिवर टेरेसेस, रिवर टेरेसेस, स्टेप लाइक टेरेसेस मतलब होता है सीढ़ी, स्टेप वाइज, है ना। अब इसमें ये वाला जो डिपोजिशन है और एक आपका ये वाला डिपोजिशन हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दिख रहा है यहाँ पर। तो जो ये वाले डिपोजिशन है ये पुराने होंगे या ये वाले पुराने होंगे? सर इधर वाले साइड वाले ये पुराने होंगे ना, ये तो यंगर है। तो जो पुराने हैं उनको बोलते हैं भांगर। बांगर बोलते हैं कि भांगर? भांगर, बांगर को ओल्ड एलुवियम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ओल्ड एलुवियम बोलते हैं। उसके बाद ये जो नए वाले डिपोजिशन है इनको क्या बोलेंगे? ये आपका न्यू एलुवियम है। अब आप बताइए कि ये जो पुराने सेडिमेंट्स हैं ये समय के साथ कठोर हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि ये नदी का जो इंक्रोचमेंट है उसके लिमिट के बाहर हो गए हैं। तो इसीलिए ये वाला जो रीजन है इसमें आपको ह्यूमन सेटलमेंट ज्यादा नहीं करनी चाहिए। भाई यहाँ पे आप घर बनाओगे क्या? ये तो मड एरिया है ना पूरा, जहां पे नदी बह रही है, जो यंगर रीजन है, जो खादर रीजन है आपका। रिजिड कौन सा हो गया? ये वाला। तो यहाँ पे आपको ह्यूमन सेटलमेंट ज्यादा दिखाई देगा। यही आपका इंडो-गैंजेटिक प्लेन है, इसी का क्लासिफिकेशन है। ये समझ में आएगी? सर ये स्टेप का रीजन क्या है? जो टेरेस होगा इसका रीजन क्या है? स्टेप में कटिंग होने का ये वाला है। हाँ, ये रिपोर्ट करो सेडिमेंटेशन हुआ है, ठीक है। नदी डिपॉजिट बात अपना बात है और ये स्टार्टिंग में रिवर है, ठीक है। ये नदी आपके बह रही है, ये पैसे आ रही है, ठीक है। अब ये नदी समय के साथ इसको डिपॉजिट को भी इरोड करेगी कि नहीं करेगी? ये जो डिपॉजिट है इनको भी तो इरोड करेगी रिवर। जब इनको इरोड करेगी तो सपोज करो वर्टिकल कटिंग करके यहां पे आ गई है, ठीक, और साथ साथ में ये साइड बैंक भी इरोड कर रही है। लेकिन एक लिमिट ऐसा होगा जो कि नदी के इंक्रोचमेंट से दूर होगा, जो कि आपका ओल्डर एलिमेंट है, जो कि आपका भांगर है। अब जो दूर है वो तो छोड़ देगा, यहां तक मान लो आ गया, ठीक। उसके बाद नदी यहां तक आ गई, इरोड कर देगा। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा? सॉरी, ये इस तरह से, क्योंकि नदी अभी भी यूथफुल स्टेज में है ना, तो ज्यादा तो वर्टिकल कटिंग ही करेगी, लेटरल कटिंग तो कर नहीं रही है। तो जब वर्टिकल कटिंग करेगी तो आपको ये ऐसे दिखाई देगी। और ये आपका सेगमेंटेशन है। क्लियर हो रही है? लेटर कटिंग तो पहले ही करेगी ना, जो दो लाइन की तरह वो तो करेगी। अगर आपने एच पे बह रही है तो वो तो करेगी, लेकिन उसका जो कैपेसिटी है वो कितनी होगी जब बह रही है यूथफुल स्टेज में? एच पे तो काटेगी,
एज पे काटते हुए चल रही है, लेकिन अभी भी वो वी शेप्ड वैली तो बनाएगी, यू शेप्ड वैली क्यों फॉर्म करेंगे? क्योंकि यूथफुल स्टेज में है। जब ये धीरे धीरे नीचे आएगी तो फिर यू शेप अपना ये चौड़ा करती चली जाएगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो रिवर टेरेसेस बनेंगे पहले, और उन टेरेसेस में जो ओल्डर एलुवियम होंगे, जो ओल्डर डिपॉजिट्स होंगे, समय के साथ साथ रिजिड होते चले जाएंगे, और जो यंगर डिपॉजिट्स होंगे उनमें इरोजन होता चला जाएगा, है ना? लेकिन जो यंगर डिपॉजिट्स है वहां अभी भी देखो जलमग्न है, नदी यही तो कह रही है। तो ये जो जलमग्न है ये मड है, तो यहाँ पे तो आप रह नहीं सकते। ये जोन आप कह सकते हो कि यहाँ पे मृदा की उर्वरा शक्ति बहुत ज्यादा होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिल्ट, फाइनल डिपॉजिट्स, एलुवियम जो हम लोग सॉइल कहते हैं यही तो है, बेस्ट प्लेस है कि नहीं फॉर्मेशन। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभी भी डाउट हो तो बताओ। लड़कियों का थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, बताइए कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो अभी आपको और समझ में आएगा, आप इसमें पढ़ोगे तो आप देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, मेरा सेडिमेंटरी रॉक्स व्हिच आर अटेन हो गया, हाँ किस पॉइंट पे थे हम लोग, किस टॉपिक पे? शिवालिक्स में थे ना, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ। अब हिमालय जो है उनकी जो डिफरेंट रेंजेस है, या फिर जो वेस्टर्न या ईस्टर्न हिमालय है, इसमें देखिए कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर हिमालय को आप देखो वेस्टर्न टू ईस्टर्न हिमालय, तो दोनों एज पे आपको एक प्रोट्रूडिंग, आप कह लो टंग दिख रहा है हिमालय का। प्रोट्रूडिंग टंग का मतलब क्या होता है कि ये ऐसा है, तो ये जो दो हिस्से हैं ये ऐसे है ना हिमालय, एक आपका अरुणाचल प्रदेश के पास एक बेंड हो रहा है, और एक आपका ये नीचे सुलेमान रेंजेस और किरथान रेंजेस चले जाते हैं पाकिस्तान में, तो एक बेंड ये है और एक बेंड ये है। तो ये दो प्रोट्रूडिंग ट्रेंड्स जो है या टंग्स जो है ये कहां पर लीड कर रहे हैं? एशियन प्लेट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वही यहां पर लिखा हुआ है कि आर्म शेप विद प्रेजेंस ऑफ हेयर इन लाइक बेंड सिंटैक्सियल बेंड इसको कहते हैं, ठीक है। This is related to the presence of rigid outliers of Indian Peninsula in form of Aravallis in the west and eastern Ghat काट दीजिएगा, यहाँ लिखिए अरुणाचल हिमालय या शिलांग हिमालय इन वेस्ट, देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, वहां मैसेज आप अपने टाइप कर लीजिए, आप कॉपी लिख लीजिए, ये करेक्शन है अरावली इन वेस्ट जो आपका वेस्टर्न हिमालय है। नहीं समझा, यही तो है हिमालय, यही तो है ना। तो यहां पर आपका अरावली है, इसके नीचे इंडियन पेनिनसुला है, इसके ऊपर आपका नीचे रिजिड पार्ट है, ऊपर आपका हिमालय फॉर्मेशन है, और यहां पे आप देखो तो शिलोंग या आप कह लो अरुणाचल प्रदेश के पास जो सिंटैक्सियल बेल्ट होता है, तो यही बात कर रहा है, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट अगर आते हैं, उसके बाद during collision these outlier penetrates much into Asia compared to the central portion made up of comparatively less rigid rocks। जो ये वाले दोनों बेंड यहीं पर तो आपका अरावली मौजूद है अगर पेनिनसुला का पार्ट देखा जाए, और उधर आप देखोगे तो शिलांग प्लेट और मेघालय प्लेट जिसको हम लोग पढ़ रहे थे वो मौजूद है। तो ये तो रिजिड पार्ट है ना, अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का देखा जाए, क्योंकि ये पार्ट इसका है पेनिनसुला प्लेट का, प्रायद्वीपीय भाग का। तो जब ये एशियन प्लेट से कोलाइड करेगा तो ये ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट करेगा कि नहीं इन दोनों जगहों पर, इस पेनिट्रेशन के कारण ही ये आपको एक बेल्ट दिखाई देता है, ठीक है। हिमालय का वेस्टर्न हिमालय वर्सेस ईस्टर्न हिमालय, आगे देखिए वेस्टर्न हिमालय जो है वो आपके ब्रॉडर है, ईस्टर्न हिमालय जो है आपके वो नैरो है। वेस्टर्न हिमालय जो है आपके वो लेस हाइट के, ईस्टर्न हिमालय टॉलर है, ठीक है। उसके बाद Eastern Himalaya narrower and taller, and also their height increases suddenly as one moves from plains to the Himalaya. They represent almost wall-like structure. इसके नीचे देखो ये दो रीजन लिखा हुआ है। हिमालय रेंजेस आर ड्राई मोनस,
आपको पता है कि ऐसा क्यों है, हाइट कम क्यों है? क्योंकि दाया कोण से दो समय में बने हैं। पहले आपका वेस्टर्न पार्ट था, ठीक, उसके बाद इसका यूरोपियन हो गया, फिर आपका ईस्टर्न पार्ट था, तो ईस्टर्न जो ज्यादा ऊंचा हो गया वेस्टर्न से, ठीक है। एक और कारण भी है, नीचे जो मैंने कल बताया था कि एक दरवाजे की तरह बंद होता है, तो ये वाला नीचे आ जाता है, ये वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर जाता है, दोनों रीजन यहां पे लिखे। फिर आपका इंडो-मैग्नेटिक प्लेन, इंडो-मैग्नेटिक प्लेन्स इवॉल्व्ड एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ हिमालयन फोल्डी प्लेसेस दैट वाज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ राइजिंग हिमालय। शिवालिक के आगे फोल्डी प्लेसेस बन गई थी, डिप्रेशन, एक गड्ढा सा बनना था शिवालिक के आगे, क्यों? उसके प्रेशर के कारण, सुपर इनकम्बेंट लोड जो था उससे एक बेंड हुआ, जिसके कारण एक गड्ढा बना, डिप्रेशन बना फोल्डी, और जो नदियां सेगमेंट्स आएंगी वो यहीं पर जमा करेंगी। तो यही मेन कारण था इंडो-मैग्नेटिक प्लेन से बनने का, ठीक है। उसके बाद once Himalayan folding was formed in filling of Himalayan folding by sediments brought by newly emerged Himalayan rivers as well as peninsular rivers took place। जब ये आपके फोल्डिंग्स बन गए तो उसके बाद जो सेगमेंट्स नदियां बाहर करके लाई वो यहाँ पर जमा की, जिनके कारण हमारा ये जो IGP है ये डेवलप हुआ। The subsidence basin was filled up by river grown sediments brought by both Himalayan peninsular river, eventually it got transformed into Indo-Magnetic plain। IG plains are result of the crustal sinking which was followed by the sediment deposition brought by the rivers। यही बातें दो तीन तरह से मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, एक ही बात, ठीक है। अब स्ट्रक्चर और रिलीज में देखें तो सबसे पहला क्या था, इंडो-मैग्नेटिक प्लेन में भाबर में लिखा हुआ इट इज फॉर्म्ड बाय मर्जर ऑफ द अलुवियल फैंस फॉर्म्ड बाय द हिमालयन रिवर। जलोढ़ पंखुड़ रहता है उसे, अलुवियल फैंस जो होते हैं हिंदी में। ये आपका शिवालिक है, ठीक है। शिवालिक के बाद यहां से वैली दिख रही है, तो मतलब रिवर कटिंग हो रही होगी यहाँ पे, ये जो वैली है यहीं तो रिवर काट रही है ना। तो यहां पर किस तरह से डिपॉजिट करेगी ना, इसी तरह से, यही तो डिपोजिशन होगा, जो बड़े बड़े बॉर्डर्स होंगे। ज्योमेट्री लगाओ थोड़ी सी भाई, अगर ये वैली है तो इसके आगे डिपोजिशन ऐसा ही तो होगा, तो ये इकट्ठा मिला दो तो यही आपका भावर है, क्लियर हो ना। यहीं पे नदियां बह जाती हैं जो ऊपर से आ रही, क्यों? क्योंकि परकोलोटे भी नीचे चली जाएंगे। और ये जो फैन शेप आकृति आपको दिख रही है यही आपका है जलोढ़ पंख या एलुवियल फैन, इंग्लिश में है आपका एलुवियल फैन, ठीक है। उसके बाद भाबर जो है ये आपका है 7 to 15 किलोमीटर वाइड, लीनियर जो आपको दिख रहा है शिवालिक के फुटहिल्स में पूरा लाइन से नीचे, ठीक है। एडजेसेंट टू द फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक, इट इज प्राइमरली मेड अप ऑफ 3 कोबल पेबल्स, और उसके बाद नीचे आप देखो मिल जाएगा आपको बाउंडर्स लिखा हुआ, जिसके कारण इसकी पोरोसिटी और परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा है। परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मीडियम जो हो वो ऐसा हो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, कि एक तरफ से कोई चीज है तो दूसरी तरफ आसानी से निकल जाए, जितनी आसानी से निकलेगी परमेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसको नियरली ट्रांसपेरेंट दिया जा सकते हैं। दिस इज सो हाई दैट मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स डिसअपीयर बिकॉज़ दे बिगेन टू फ्लो अंडरग्राउंड। किस रीजन में? भावर रीजन में, अंडरग्राउंड या अंडरग्राउंड। दीस जोन्स आर फेमसली कॉल्ड द्वार या द्वार, ठीक है। यही रीजन आप कह लो हरिद्वार हम लोग कहते हैं, इसी को हरिद्वार कहा जाता है। हरिद्वार मतलब क्या हुआ कि यहीं से अब नदियां प्लेन्स में इंटर कर रही है ना, द्वार होता है, हाँ ठीक है। तो ये जो द्वार से हिंदी से लिया गया द्वार या द्वार। इसके बाद आपको मैंने बताया तराई रीजन है, तो सर दून वाले ये कौन सा होगा? तो फिर मिला दिया दून वाला तुम्हारा मिडिल हिमालय शिवालिक के बीच में, और ये जो आपका द्वार है ये आगे है शिवालिक, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहां पर